सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्यकाल को, और मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है। आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो हम कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित यानी कि कुमाऊं के चंद राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि जो हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे उससे पहले की एक छोटी सी स्टोरी के वे में इसको जान लेते हैं। देखिए, कुमाऊं में अंतिम कत्यूरी शासक था ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव के दरबार में 1019-20 के आसपास झूसी यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सोमचंद नाम का एक राजपूत युवक का आगमन होता है, और ये राजपूत युवक है चंदवंशीय। सोमचंद में राजोचित योग्यता देखकर ब्रह्मदेव ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इसी सोमचंद्र ने 1025 के आसपास कत्यूरी राज्य की नींव पर चंद वंश की नींव रखी और अपनी राजधानी बनाई थी चंपावत। बाद में चंद शासकों ने क्या किया, वर्तमान नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नेपाल के कुछ हिस्सों को अपने अधीन कर लिया, यानी कि अपने राज्य में इनको मिला लिया। इंद्रचंद ने रेशम और रेशमी वस्त्र का उत्पादन का काम शुरू किया। सन 1191 में नेपाल के डोडी के चल, इन चल्ल राजाओं ने, चल्ल एक्चुअली उनका सरनेम था, तो डोडी के जो चल्ल राजा थे, चल्ल राजाओं ने चंदों को अपने अधीन कर लिया था। कब? 1191 ईस्वी में। अब 1437 से 1477 तक भारतीय चंद का काल है। इसने नेपाल पर आक्रमण किया, और नेपाल पर आक्रमण करने के बाद इसने चंदों को नेपाल की अधीनता से मुक्ति दिलाई। यह चंद राजवंश की अगर बात करें, कुमाऊं के चंद राजवंश की बात करें, तो ये पहला चंद शासक था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। और आक्रमण करके इसने क्या किया था, जो चंद को नेपाल ने अपने अधीन कर लिया था उसकी अधीनता से उसने इनको मुक्ति दिलाई थी। लेकिन हर्षदेव जोशी थोहर चंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं, जबकि जो इतिहास का रूपरेख हमें मिलता है उसके अनुसार सोमचंद चंद वंश का संस्थापक था, जिसने कत्यूरी वंश की नींव पर चंद वंश की नींव रखी थी। आगे बात करते हैं ज्ञानचंद की। 1365 से 1420 तक का कार्यकाल रहा। यह पहला चंद राजा था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर गया था। प्रश्न पूछा जाता है, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कौन चंद शासक गया था? तो कौन गया था? ज्ञानचंद गया था। अब फिरोज शाह तुगलक इससे बहुत खुश हो जाता है और इसने इसको उपाधि प्रदान कर दी है गरुड़ की, और तभी से ज्ञानचंद गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर है बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद ने, जो कि राजधानी शुरुआत से चंपावत रही, वो राजधानी का परिवर्तन कर लिया और उसने राजधानी बनाई अल्मोड़ा। यानी कि अब चंदवंश की राजधानी चंपावत से हटकर कहाँ आ गई थी? अल्मोड़ा आ गई थी। और राजधानी परिवर्तन किसने किया था? बालो कल्याण चंद ने राजधानी परिवर्तन किया था। फिर है रुद्रचंद। रुद्रचंद दिसंबर 1588 में लाहौर जाता है, वहां पर अकबर से मिलता है और उसको बहुत सारी भेंट देता है। रुद्रचंद्र तराई के संदर्भ में भी इसने क्या किया, तराई पर अधिकार कर लिया, और तराई का यानी कि जिला उधम सिंह नगर का प्रसिद्ध नगर है रुद्रपुर, उस नगर की स्थापना इसने की। इसी ने अल्मोड़ा का मल्ला महल भी बनवाया था। तो रुद्रचंद से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला, अकबर से जाकर मिला, तराई पर अधिकार किया, रुद्रपुर की स्थापना की, और अल्मोड़ा का मल्ला महल इसने बनवाया। फिर आगे बढ़ते हैं लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद ने यहाँ पर बंदोबस्त कार्यालय, न्योवाली और बिस्टाली कचहरियां खुलवाई। क्या? बंदोबस्त कार्यालय, न्योवाली और बिस्टाली कचहरियां खुलवाई। नेपाल पर दूसरा आक्रमण करने वाला जो दूसरा चंद शासक था वो था उद्योत चंद। अब अन्य महत्वपूर्ण शासकों में जो कि चंद राजाओं से संबंधित है, जिनके शासन काल से संबंधित है, उनमें है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद 1638 से 1678 तक ये अपने राज्य से बहुमूल्य उपहार लेकर 1654 में जाता है शाहजहां के दरबार में, याद रखेंगे, और 1662 में जाता है औरंगजेब के दरबार में। कहा? बाज बहादुर चंद 1654 में जाता है शाहजहां के दरबार में और 1662 में जाता है औरंगजेब के दरबार में।
बाज बहादुर चंद ने जब दारा शिकोह का बेटा है सुलेमान शिकोह, इसने यहाँ पर शरण मांगी थी, तो बाज बहादुर चंद ने उसको यहाँ पर शरण देने से मना कर दिया था। बाज बहादुर चंद ने एलोरा के कैलाश मंदिर के जैसा ही यहाँ पर हथिया देवल का निर्माण कराया था। ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स को इंक्लूडेड किया है, तो इम्पोर्टेंट तो सभी है जो कि परीक्षाओं में पूछा जा सका, उसी को यहाँ पर ऐड ऑन किया है। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियोज अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो आप इन वीडियोज को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जगत चंद 1708 से 1720, ये वो चंद राजा है जिसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। जगत चंद के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। एक प्रश्न ऐसा बनता है कि कुमाऊं में किसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो अमूमन अभी तक इसके प्रश्न ये रहते थे कि चंदों के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, लेकिन चंदों में भी किस राजा के काल को, जगत चंद के काल को। कल्याण चंद्र बहादुर ने अल्मोड़ा में चौमहला महल बनवाया था और देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता था। ये नया क्वेश्चन एड ऑन है बुक्स में, इसको ध्यान रखेंगे। देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता था, यानी कि इसके शासन करने के जो तरीके थे वो मोहम्मद तुगलकी तरीके से, जैसे तुगलकी फरमान बहुत प्रसिद्ध है, उसी तरीके के शासन व्यवस्था इसकी रही थी, तो इसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा गया। 1790 में महेंद्र चंद को हवाल बाग में गोरखों ने पराजित किया और ये युद्ध इतना ज्यादा साधारण था कि गोरखों ने महेंद्र चंद को बहुत ही आसानी से पराजित कर दिया। और जैसे ही महेंद्र चंद पराजित होते हैं, कुमाऊं क्षेत्र पर गोरखों का अधिकार हो गया है और यहाँ पर चंद वंश की समाप्ति हो गई है। यानी कि प्रश्न बनता है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद था। गोरखों ने किसके साथ युद्ध किया था? महेंद्र चंद के साथ युद्ध किया था। जब गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया उस समय किनका शासन था? चंदों का शासन था। गोरखों ने कब कुमाऊं पर अधिकार किया? तो 1790 में हवाल बाग में एक युद्ध हुआ था जो बहुत ही साधारण युद्ध था। उस युद्ध के बाद गोरखों का कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार हो गया था और चंद वंश समाप्त हो गया था। कल्याण चंद्र चतुर्थ 1730 और 48 के समय कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदय की रचना की थी। तो इम्पोर्टेंट है, कल्याण चंद्रोदय किसने लिखा? कवि शिव ने लिखा। और किसके काल में लिखा था? कल्याण चंद्र चतुर्थ के काल में इसको लिखा था। चंद राजाओं के द्वारा कुछ कर लगाए जाते थे और कुल मिलाकर ये कर थे 36 प्रकार के। इंपॉर्टेंट है, चंद राजाओं के द्वारा लगाए गए करों में बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, तो कुछ सिर्फ इंपॉर्टेंट कर हैं वही शामिल किए हैं। वैसे बहुत सारे कर इनके द्वारा लगाए जाते थे, तो उन करों की यहाँ पर हमने बात नहीं की है। यहाँ पर जो रखिया कर है, खेनी कर है, मांगा कर है, या पौरी प्रहरियों या पौरी कर है, इस तरीके के जागरिया कर है, बहुत सारे कर हैं, लेकिन यहाँ पर उनको ना शामिल करके केवल उन्हीं करों को लिखा है जो कि महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में आए हैं। तो चंद राजाओं के द्वारा कुल कितने कर लगाए गए थे? कुल 36 प्रकार के कर लगाए गए थे और जिन्हें कहा जाता था छत्तीसी, जिनका नाम क्या था? छत्तीसी। चंद राजाओं के द्वारा जो भी कर की उपज के संदर्भ में व्यवस्था थी, तो जितनी उपज होती थी उसका छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था और इसको बोला जाता था गल्ला छहाड़ा। इसको बोला जाता था गल्ला छहाड़ा, उपज का छठा भाग यानी कि 6वां भाग। राज्य चिन्ह इनका गाय थी। चंद राजा शिव के उपासक थे और बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर चंदों ने ही बनवाया था। चंद राजाओं ने कुमाऊं में भूमि निर्धारण का कार्य किया और ग्राम प्रधान की नियुक्ति की परंपरा की शुरुआत की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके समय में शुरू हुई थी। तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति की परंपरा जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? चंद राजाओं ने ही शुरुआत की थी इसकी। अब बात करते हैं चंद के शासन प्रशासन के संदर्भ में। शीर्ष न्यायाधिकारी राजा होता था और सेनापति को बख्शी कहा जाता था। दीवान का कार्य जो करते थे वो जोशी करते थे और ये जो पद था यानी कि दीवान का पद जो था वो प्रधानमंत्री के समान ही पद था। चंद राज्य है वो मंडलों में विभाजित था और इन मंडलों पर राजा खुद या तो अपना शासन करता था या अपने अधीन कुछ सामंत रखता था और उन सामंतों को उपाधि प्रदान थी ठक्कुर की। तो उन सामंतों को क्या कहा जाता था?
ठक्कुर। तो किसमें विभाजित था चंद राज्य? चंद राज्य विभाजित था मंडलों में। ठीक हो गया। प्रशासन के निम्न स्तर की इकाई थी परगना, मतलब सबसे छोटी इकाई जो भी प्रशासन व्यवस्था की थी वो थी परगना, जो नागरिक परगने और सैनिक परगने इनमें विभाजित थी। नागरिक परगने का प्रमुख होता था सीकदार और सैनिक परगने का प्रमुख होता था बख्शी। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर सेनापति को बख्शी कहा जाता था। तो सैनिक परगने का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? वो होता था यानी कि सेनापति, जिसे क्या कहा जाता था? बख्शी। अब चंद प्रशासन को एक छोटे से चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, लाइन डायग्राम से समझ लेते हैं। पहली चीज चंद राज्य है। राज्य किस में बटा हुआ है? मंडल में बटा हुआ है। मंडल बटे हुए हैं परगना में, परगना गरखा में और गरखा गांव में। तो ये इनके राज्य प्रशासन में जो विभाजन की व्यवस्था थी वो इस प्रकार थी। अब इन्हीं में एक नाम आता है कैनी का। कैनी कौन थे? कैनी भूदास थे और इनका मुख्य कार्य था कि जो भी छहाड़े की वसूली हो रही है, यानी कि उपज का जो छठा हिस्सा वसूला जा रहा है, गल्ला छहाड़ा जिसको कहा गया है, तो वो जो छहाड़े की वसूली हो रही है वो छहाड़े को राजधानी तक पहुंचाना। नाली जूला, ये कुछ माप है यहाँ पर, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। नाली जूला लगभग 10 कुंतल के बराबर, अधाली 15 किलो के लगभग होता था और मसा 1.95 किलो के लगभग होता था। भूमि की पैमाइश की इकाइयां थी। हर्षदेव जोशी के संदर्भ में उनको कुमाऊं का किंग मेकर कहा जाता है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें विभीषण कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है ये कि हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का किंग मेकर कहा गया और लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें विभीषण की संज्ञा दी है। मंदिर स्थापत्य से संबंधित समझ लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट जो काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं, जैसे मल्ला महल वगैरह हम पढ़ चुके हैं, हम हथिया के बारे में, हथिया देवाल के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट है उनको ऐड ऑन कर लेते हैं। बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था उद्यान चंद ने। मल्ला महल जो कि अल्मोड़ा में है उसमें रामशिला मंदिर का निर्माण कराया था रुद्रचंद ने। रुद्रचंद ने ही रुद्रपुर नगर बसाया था। गोलू देवता का मंदिर और हरिया डूंगरी में शिव मंदिर का निर्माण कराया था बाज बहादुर चंद ने। हथिया देवाल का निर्माण भी किसने कराया था? बाज बहादुर चंद ने। पार्वतीश्वर मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, इनका निर्माण कराया था अद्योत चंद ने। और कत्यूर घाटी में स्थित बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया था ज्ञान चंद ने। तो ये चंद शासकों से संबंधित या चंद वंश से संबंधित कुमाऊं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारियां, केवल उन्हीं जानकारियों को यहाँ पर शामिल किया गया है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे जो अगला हमारा वीडियो रहेगा हम उसमें पढ़ेंगे गढ़वाल का परमार या पवार राजवंश। आप लगातार साथ बने रहिएगा। वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।